वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से टेक्नोराइज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नायर के पेपर में जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं उसका पेपर देख रहे हैं। ये जो टेस्ट है शायद आप लोगों ने दिया होगा, मैंने डाल रखा था ऐप में इसको, तो आप लोगों ने इसको दिया होगा। तो ये इसमें सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आए ना, सब कंसोलिडेट करके रखे गए हैं। तो ये सर्वे का पहला क्वेश्चन है। इन लेवलिंग चेंज पॉइंट डिनोट्स अ पॉइंट। क्या कहा जा रहा है लेवलिंग में? सर्विंग या लेवलिंग बोलते, तो लेवलिंग में चेंज पॉइंट, लेवलिंग में चेंज पॉइंट का मतलब क्या है? अब क्या कहा जा रहा है? स्टाफ इज प्लेस फॉर टेकिंग फोरसाइट ओनली, इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस फॉर टेकिंग फोरसाइट एंड बैकसाइट ओनली, इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस फॉर टेकिंग फोरसाइट ओनली, स्टाफ इज प्लेस फॉर टेकिंग बैक बोथ फोरसाइट एंड बैकसाइड। अब देखो, ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या आंसर होगा, क्या लिखा है? ठीक है, तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे एक केस बना के बताता हूँ। ठीक है, एक केस बना के बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा समझो ये लेवलिंग स्टाफ है। यहाँ पर कुछ मैंने लेवलिंग स्टाफ आपको दिखाए हैं, सर्विंग इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। ठीक है, सर्विंग इंस्ट्रूमेंट समझो ये एक पर्टिकुलर स्लोप ग्राउंड है, पर्टिकुलर एक स्लोप्ड ग्राउंड है, ये ब्राउन कलर में आप जो देख रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे सर्विंग करना है, अब ये मेरे लेवलिंग स्टाफ से है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर, हाँ, इंस्ट्रूमेंट पोजीशन और स्टाफ की पोजीशन दोनों को देखना है। ये पहले जो मैं 1 और 2 यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट पोजीशन है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 यहाँ पर लगाया, तो यहाँ का जो भी ग्राउंड पॉइंट होगा इसका जो इन्होंने लेवल लिया, लेवल लिया तो कुछ इस तरीके से आपको लेवल दिखेगा। देखो ये बैक साइड रीडिंग इस पे हो गई और ये स्टाफ पे हो गई इसकी फोर साइड रीडिंग। ठीक है, अब दूसरे इंस्ट्रूमेंट पोजीशन पे गया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि क्या है कि देखिए, जस्ट आप इमेजिन करें, जस्ट आप इमेजिन करें कि हम जो है एक ही जगह से इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे, तो हो सकता है कि हमको अगला स्टाफ जो है रीडिंग में हमारे ना आए, हमारा स्टाफ जो है उसकी रीडिंग अगला रीडिंग में वो ना आए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर यहाँ आप देखें कि ये मेरा इंस्ट्रूमेंट पोजीशन यहाँ पर है, तो इसने ये वाले पॉइंट को टारगेट किया, ये वाला स्टाफ लगा, इसको रीडिंग ले लिया, इसको ले लिया। लेकिन जब ये यहाँ से ये तीसरे वाले को देख रहा है तो ये इसके लाइन ऑफ कॉलिमेशन में नहीं आ रहा, इसके लाइन ऑफ कॉलिमेशन के बाहर है। कहाँ है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन के बिल्कुल बाहर दिख रहा, दिख रहा, ऊपर से चला जा रहा है। इसको रिकॉर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ता है? ऐसे टाइम पे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह पे इंस्ट्रूमेंट को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ओके, ये चेंज कर दिया। लेकिन इसको चेंज पॉइंट नहीं बोलते, जहां इंस्ट्रूमेंट चेंज करते इसको चेंज पॉइंट नहीं बोलते। यहां से जो स्टाफ चेंज हुआ ना, स्टाफ देखो, ये जो स्टाफ है, ये पर्टिकुलर स्टाफ, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ आपको ध्यान में रहने के लिए। ये वाला जो स्टाफ है मेरा, ये वाला स्टाफ, ये वाला, ये स्टाफ देखिए, एक बार एक पुराने इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई इस पे, फिर नए से ली गई, पुराने वाले से फोर साइड ली गई, नए वाले से बैक साइड ली गई। ये पॉइंट मेरा कहलाएगा, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज चेंज पॉइंट। सीपी लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में, सीपी। व्हाट इज मीन बाय सीपी? यानी शॉर्ट यहाँ पे सीपी यानी चेंज पॉइंट। ठीक है, तो क्या है अब इसको समझ लो। इन लेवलिंग चेंज पॉइंट डिनोट्स अ पॉइंट वेयर, अब इसको रीड करते हैं। स्टाफ इज प्लेस्ड फॉर टेकिंग फोर साइट ओनली। चेंज पॉइंट पे क्या खाली फोर साइट लिया जाता है क्या? नहीं, मैंने दिखाया ना, अब ये फोर साइट है, पहले इंस्ट्रूमेंट से फोर साइड और दूसरा इंस्ट्रूमेंट से बैक साइड। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका गया, गलत हो गया, ये तो सही नहीं है। स्टाफ इज प्लेस फोर साइड नहीं, दूसरा इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस फॉर टेकिंग बोथ फोर साइड एंड बैक साइड। इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड फॉर टेकिंग, इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस फॉर टेकिंग बोथ फोर साइड एंड बैक साइड। इंस्ट्रूमेंट को ऐसा सेट किया है कि फोर साइड बैक साइड ले ले, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं है। इंस्ट्रूमेंट तो यहां से भी बैक साइड फोर साइड ले रहा था, इसमें चेंज पॉइंट का क्या लेना देना। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड फॉर टेकिंग फोर साइड ओनली, इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस फॉर टेकिंग फोर साइड ओनली, खाली फोर साइड लेंगे क्या? नहीं। स्टाफ इज प्लेस फॉर टेकिंग फोर साइड एंड बैक साइड ना, ये स्टाफ के ऊपर फोर साइड भी लिया जा रहा है, बैक साइड भी लिया जा रहा है। मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है, देख रहा ऑप्शन नंबर 4 आंसर दिख रहा है आपको? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट आप समझ गए, समझे ना? अब यहाँ पे कंफ्यूजन किस में होगा मैं बता देता हूँ आपको। कंफ्यूजन आपको होगा इस ये दोनों पॉइंट में, 2 और 4 में।
2 और 4 के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, 2 और 4। मैंने यहाँ डायग्राम बनाने के पीछे का मकसद यही था मेरा कि इंस्ट्रूमेंट फोर साइड बैक साइड पे आप लेने के लिए नहीं है चेंज पॉइंट। देखो मैंने इंस्ट्रूमेंट जैसे कि अगर मान के चलो कि एक रोड अलाइनमेंट है, ठीक है, एक रोड अलाइनमेंट है, ठीक है, यहाँ से काम शुरू, यहाँ से यहाँ तक सर्वे करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्वे करना है। अब मैंने लगा दिया यहाँ पे स्टाफ, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, बहुत सारी जगह लगा दिया, जगह जगह पे मैंने स्टाफ इरेक्ट कर दिया। मैं रीडिंग ले रहा हूँ, तो पहली रीडिंग मेरी थी यहाँ पर, बगैर शिफ्ट किए भी, बगैर मेरे शिफ्ट किए भी ये रीडिंग होगी, एक बैक साइड हो गई पहली वाली, ये फिर ये इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड करते करते बैक साइड फोर साइड हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट इस प्लेस फॉर टेकिंग फोर साइड बैक साइड, तो बगैर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किए भी तो हो गया ना, बगैर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किए बैक साइड भी लिया, इंटरमीडिएट भी लिया, फोर साइड भी लिया, तो ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया यहाँ आप देखो, इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है ठीक है, लेकिन चेंज पॉइंट किसको बोलेंगे कि जिसके ऊपर रीडिंग चेंज होगी, जिसके ऊपर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो अलग अलग रीडिंग आएगी, बेसिकली वही है, वही यहाँ पर उन्होंने कहा है, वही यहाँ पर है, स्टाफ इज प्लेस्ड फॉर टेकिंग बोथ फोर साइड एंड बैक साइड। यानी ये वैसा स्टाफ है जिसके ऊपर फोर साइड और बैक साइड दोनों रीडिंग ली जा रही है। क्या है? दोनों रीडिंग ली जा रही है। इसके ऊपर देखो इंस्ट्रूमेंट के पोजीशन नंबर 1 से फोर साइड लिया, पोजीशन नंबर 1 से फोर साइड लिया, कुछ तो वैल्यू आई, पोजीशन नंबर 2 पे जो मशीन सेट किया तो यहाँ से फिर से क्या क्या बैक साइड लिया। बेसिकली वर्क ऐसा होता है कि बैक साइड यहाँ पे फोर साइड लिया, अब इंस्ट्रूमेंट को उठाना है आपको, तो ये फोर साइड से यहाँ पे ग्राउंड का आरएल आ जाता है, रिड्यूस लेवल आ जाता है। अब इसका रिड्यूस लेवल नोन हो गया, नोन हो गया ना, अननोन था पहले, अननोन अभी नोन हो गया आपको। ये नोन होने के बाद में इंस्ट्रूमेंट को उठा के अब दूसरी जगह पे लगाएंगे हम लोग, फिर यहाँ पे बैक साइड लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ये आरएल से आपको जो है ना लाइन ऑफ कॉलिमेशन या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू मिल जाती है, उससे आगे सर्वे कर पाते। दिस इज कॉल्ड एज चेंज पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज चेंज पॉइंट। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं है, किसके बारे में, स्टाफ के बारे में, ठीक है। स्टाफ इज प्लेस फॉर टेकिंग बोथ फोर साइड एंड बैक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a lap riveted joint the rivets are mainly subjected to, in a lap riveted joint the rivets are mainly subjected to, lap riveted joint में रिवेट कौन से स्ट्रेसेस, रिवेट में कौन से स्ट्रेसेस होते हैं। ये भी बहुत आसान है दोस्तों, इसको कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपकी दो प्लेट्स है, लैप बोला तो दो अलग अलग प्लेट्स आ गई, है कि नहीं, जब कहा लैप दो चीजें एक साथ आ गई। अब यहाँ पर लगी है मेरी रिवेट, यहाँ पर है मेरी रिवेट, ठीक है, क्या है मेरी रिवेट्स है। कच्चा पक्का डायग्राम में बना रहा हूँ, नॉट टू स्केल बट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हो रहा है ये कि ये प्लेट यहाँ जा रही है, सब्जेक्टिव समझो, ये जॉइंट इज सब्जेक्टिव टू टेंशन है, दिस जॉइंट इज सब्जेक्टिव टू टेंशन, तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रेस आएगा। देखिए अब आपको स्ट्रेस के बारे में मालूम, हमने पढ़ लिया सॉम के बारे में पहले से ही, है कि नहीं। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, अब ये रिवेट मेरी टेंसाइल स्ट्रेस सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस कब होगी, जब इसको खींचा जाए। तो क्या बताओ मुझे, यहाँ पे रिवेट खींची जा रही है क्या, क्या ये खींची जा रही है क्या, पुल फोर्स लग रहा है क्या, ये मैकेनिज्म में नहीं लग रहा। तो दे आंसर पहला वाला जो है, सॉरी दूसरा वाला, मैंने पहला बोल दिया उसको, दूसरा वाला टेंसाइल तो नहीं है। दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस, क्या इसको बेंड किया जा रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस एक्ट कर रहा है क्या, वो भी नहीं एक्ट कर रही है। क्या इस पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है, दबाव आ रहा है क्या, नहीं। दोस्तों इसका आंसर है शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेस के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जब ये दोनों के अंदर चाहे टेंसाइल फोर्स हो चाहे कंप्रेसिव, जब लैप रिवेटेड जॉइंट में दो प्लेट्स के बीच में रिवेट लगती है, तो व्हाट हैपेंस कि इसके ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से रिवेट के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ से इनफैक्ट वो यहीं से टूटती है, इनफैक्ट इट ब्रेक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट से वो क्या होती है, मेरी रिवेट टूट जाती है। दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ शियर। शियर में हमने देखा था ना, सरफेस पे वो एक्ट करती है ना, प्लेन पे एक्ट करती है, क्रॉस सेक्शन पे नहीं एक्ट करती है कि नहीं। तो ये रिवेट मेरी टूटती है, तो रिवेट इज सब्जेक्टेड टू, माय रिवेट इज सब्जेक्टेड टू व्हाट, माय रिवेट इज सब्जेक्टेड टू shear stress. In lap riveted joint the rivets are mainly subjected to shear stress, shear stress रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे जाएंगे हम लोग।
What will be the shape of bending moment diagram for cantilever subjected to point load at the free end? अभी पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, हाल फिलहाल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमने पढ़ा, ये तो आ जाना चाहिए। डायग्राम बना दे रहा हूँ, समझने के लिए जरूरत नहीं है, बाकी ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसा बेंडिंग मोमेंट है, सब्जेक्ट कैंटिलीवर ना, फॉर अ कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम है, बीम कैसी है मेरी, कैंटिलीवर है, तो कैंटिलीवर बीम बोला तो इस तरीके का दिमाग में इमेज आ जाएगा, एक तरफ से फिक्स होगा, दूसरी तरफ से फ्री होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर पॉइंट लोड एट द फ्री एंड? फ्री एंड पे क्या क्या, एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, फ्री एंड पे क्या हो रहा है, एक देयर इज अ पॉइंट लोड एक्टिंग, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शेप क्या होगा, व्हाट विल बी द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू में ले लेता हूँ, समझो इसका वैल्यू, जैसे एनालाइज नहीं करना लेकिन समझा रहा हूँ, इसका लोड क्या है, समझो पॉइंट लोड का वैल्यू डब्ल्यू है, तो टोटल रिएक्शन अगर इसका मैंने नाम दे दिया, से दिस इज ए, से दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए एंड बी एंड, ए एंड बी एंड, ठीक है। तो रिएक्शन एट ए निकालेंगे हम लोग, तो रिएक्शन एट ए आएगा क्या, रिएक्शन एट ए आर ए विल बी इक्वल टू टोटल ए की तो लोड है, वर्टिकल लोड डब्ल्यू, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू, ठीक है। से इसका स्पैन है मेरा एल, इसका स्पैन क्या है मेरा, एल, ओके। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट बी पे तो कुछ भी नहीं रहेगा, ए पे जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल आ जाएगा ना, तो इसका जो ये बेस लाइन हो गया, और डब्ल्यू इंटू एल बीम को क्या कर रहा है, स्माइल करा रहा है कि सैड कर रहा है, बीम मेरी इससे क्या हो रही है, स्माइल हो रही है कि सैड हो रही है। अब देखिए क्या हो रहा है, नीचे जा रही है ना बीम, मेरे बीम कहाँ जा रही है, इट इज गोइंग डाउन, तो मतलब सैड फेस यानी कि नेगेटिव, है कि नहीं, तो नेगेटिव तो बेस लाइन के नीचे गए, नेगेटिव है तो कहाँ जाएंगे, बेस लाइन के नीचे गए, कितना मोमेंट एट डे क्या आएगा, डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू एल, और कोई लोड है नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया डब्ल्यू इंटू एल, इतना उन्होंने पूछा नहीं था, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उन्होंने तो सिर्फ खाली आपसे शेप पूछा था, शेप पूछा था, डब्ल्यू इंटू एल, और कोई लोड नहीं है, पॉइंट लोड है खाली, तो ये क्या आएगा, ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो आपका ऑप्शन है ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक, इलिप्टिकल, ठीक है, चार ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे केस में क्या रहेगा, डब्ल्यू इंटू एल, ये क्या रहेगा, ट्रायंगुलर इन नेचर, ये आंसर है इसका, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये आता है कि सर ये रेक्टेंगुलर कब होगा ना, आंसर तो मालूम कर पड़ गया, मैं क्या बताऊंगा, नीचे आपको आंसर ऐसे दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर में दिख रहा है, आप जानते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग केसेस डिस्कस कर लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कब होता है, ये रेक्टेंगुलर कब होता, ठीक है, रेक्टेंगुलर कब होता, रेक्टेंगुलर ये तब होता कि अगर यहाँ पर ये पॉइंट लोड की जगह पर ये पॉइंट लोड हटा देते हम लोग, और यहाँ पर एक कपल एक्ट करता, क्या एक्ट करता, एक कपल एक्ट करता, कपल के बारे में पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में हमने, से मोमेंट उसका है एम, क्या एक्ट करता, एक कपल एक्ट करता, तो ये बेंडिंग मोमेंट है ना दोस्तों, ये क्या हो जाता था यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर सीधे क्या हो जाता था मालूम, एक रेक्टेंगल बन जाता था, ठीक है। अब क्योंकि ये बीम को नीचे ले जा रहा था, ये भी क्या कहेंगे कि हॉगिंग हो रहा है ना, है कि नहीं, तो ये क्या करता था, एक मिनट मुझे इसको जरा मुझे क्लियर करने दो, गोइंग क्लॉक है तो ये क्लॉकवाइज, लेकिन बीम को क्या कर रहा है, इट इज लिफ्टिंग द बीम, सॉरी हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत कर गया, मोमेंट अगर यहाँ पे मैंने दिया और मोमेंट का वैल्यू मैंने दे दिया एम, मोमेंट का वैल्यू मैंने दे दिया एम, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर स्पैन तो एल ही रहेगा इसका, सेफ स्पैन इज एल ओनली, तो ये क्या आएगा, ये बीम को क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इसको बीम को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है, बीम को कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, तो ये तो स्माइलिंग फेस होगा, क्या स्माइलिंग फेस होगा, तो यहाँ पर बेस लाइन के ऊपर डायग्राम बनेगा, पहले तो ये समझ ले, बेस लाइन के ऊपर बनेगा, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, पूरे के पूरे में एम एक्ट करेगा, पूरा मोमेंट पूरे के पूरे स्पैन में वो एम एक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या रहेगा वो, इट विल बी द वैल्यू विल बी एम ओनली, और कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो इट विल बी रेक्टेंगुलर इन नेचर एंड इट विल बी पॉजिटिव, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और वैल्यू इसकी क्या रहेगी बेंडिंग मोमेंट में,
है कि नहीं, ये क्या हो जाएगी, m रहेगी। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है तो, और अगर यही तो समझ गए, तब रेक्टेंगुलर हो जाएगा। हमको जो पूछा था ना रेक्टेंगुलर, तब रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ठीक है, कब, जब आपका कपल एक्ट कर रहा है तब। ठीक है, अच्छा अगर यही फोर्स मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो तो, यही मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो तो अब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, देखिए इसको घुमा घुमा के देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आया तो इसको बीम को नीचे लेके जा रहा है, क्या कर रहा है, नीचे लेकर जा रहा है। तब तब उस परिस्थिति में ये बेस लाइन के ऊपर ना बन के, मैग्नीट्यूड तो एम ही होता, लेकिन बेस लाइन के ऊपर ना होके फिर ये नीचे बनता था। ठीक है, क्या बनता था, नीचे की तरफ इसकी वैल्यू एम रहती थी, लेकिन नेगेटिव रहती थी, वैल्यू एम ही रहती थी, लेकिन ये क्या होता था, इट वुड हैव बीन अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आई बात आपको, क्लियर ये, तो ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर। तीसरा दोस्तों एक और ले लेते हैं, पैराबोला। पैराबोला कब होगा, पैराबोला कब होगा, वो भी मैं केस ले लेता हूँ, बेसलाइन बना देती, ये सब हटा देता हूँ बाकी सब चीजें। पैराबोला तब होगा दोस्तों जब यहां पर कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल, कोई यूडीएल एक्ट कर रहा हो। ठीक है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी के कोई यूडीएल एक्ट करता होगा, से डब्ल्यू पर मीटर लेंथ। ठीक है, इसकी लंबाई एल है समझो। ठीक है, ऐसे केस के अंदर क्या होगा दोस्तों, यूडीएल एक्ट जब करेगा तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा, यहां पे पूरा आएगा W इंटू एल इंटू एल बाई टू, W इंटू एल बाई टू, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, मोमेंट एट ए क्या रहेगा, W स्मॉल w इंटू एल, ये लोड हो जाएगा, लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय स्पैन, W इंटू एल, और डिस्टेंस उसका क्या, एल बाई टू, तो W इंटू एल बाई टू, W एल स्क्वायर बाई टू, ये हो जाता था, क्या हो जाता था, W एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, एल स्क्वायर का मैं स्क्वायर बनाता हूं अभी, W एल स्क्वायर बाई टू, W इंटू एल बाई टू, W एल स्क्वायर बाई टू इसका मैग्नीट्यूड, और फ्री एंड पे 0। लेकिन दोस्तों यहाँ ये चीज गौर करने की है कि जब यहाँ पर हम लोग अभी लेंगे इसको, तो देखा जाए तो ये तो स्ट्रेट लाइन ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉइंट लोड में स्ट्रेट था ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा फिर, यहाँ इट विल बी अ, क्या है, पैराबोला। क्या है ये, पैराबोला, समझे मेरी बात, पैराबोला होगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ना होके इट विल बी अ पैराबोला। ठीक है, तो तीसरा परिस्थिति भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ट्रायंगुलर हमारे क्वेश्चन में जो पूछा है पॉइंट लोड फ्री एंड में, तो ट्रायंगुलर इन नेचर। ठीक है, और अगर मोमेंट या कपल एक्ट कर रहा है तो वो रेक्टेंगुलर इन नेचर। पैराबोला कब रहेगा, जब पूरे में यूडीएल एक्ट करेगा तो पैराबोला रहेगा। और दोस्तों जहां तक मैं जानता, इलिप्टिकल करके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है शेप का, बेंडिंग मोमेंट का, इलिप्टिकल नहीं होता, क्यूबिक पैराबोला हो सकता है। ठीक है ना, तो ये तीनों में से जो है हमारे क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट क्या है, ट्रायंगुलर इज द आंसर। तो आपने एक साथ 3 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपने कर लिए, एक साथ आपके 3 हो गए। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज अ मेजर ऑफ इट्स स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर इज अ मेजर ऑफ इट्स स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी। मॉडुलस ऑफ रप्चर, रप्चर का डेफिनेशन दोस्तों हम मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ द मटेरियल इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट मटेरियल बिफोर इट यील्ड्स। यील्ड होने का मतलब होता है इलास्टिक स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में जाना, अपना वो अपने लंबाई बढ़ाने लगे, अपना आकार बदलने लगे, तो यील्डिंग बोलते हैं उसको। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज
फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, उसको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के नाम से भी कई बार जाना जाता है। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट मटेरियल बिफोर इट यील्ड्स। ठीक है, यील्ड होने के पहले। तो इसका आंसर इस हिसाब से दोस्तों, इसका आंसर है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या है? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की, मॉडुलस ऑफ रप्चर की डेफिनेशन लिख देता हूं, रुको एक मिनट। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया मैंने। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट मटेरियल बिफोर इट यील्ड्स। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो यही यहाँ पर इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो जो आपका जो है वो क्रशिंग के लिए होता है। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसमें स्प्लिटिंग फोर्सेस आते हैं, और देन कम स्प्लिट टेंसाइल। ये सबके अलग अलग डेफिनेशन। देखिए दोस्तों, अभी मैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों चीजों के बारे में। मॉडुलस ऑफ रप्चर जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ था, उसका स्प्लिट टेंसाइल, दोनों के बारे में यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बारे में। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय फेलियर ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस कंसीडरिंग द कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेसेस एट द फेलियर सेक्शन। ये तो होगा फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। However, the splitting tensile strength is defined at the point where the failure is due to compression load inducing pure tensile stress along the diameter of the specimen. अब ये मैं जरा आपको डायग्राम बना के बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसका जो स्पेसिमेन होता है हमारा, ये जो है ना, बिल्कुल सीधा नहीं होता, ये सिलिंड्रिकल इन नेचर, यानी रेक्टेंगुलर वगैरह नहीं होता। इट इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर वन। ठीक है, कच्चा पक्का कुछ आप ऐसे समझ ले इसको। ओके, कुछ इस तरीके का होता है। अब ये हो गया इसका डायगोनल लाइन, ये हो गई उसकी डायगोनल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना, लोड जो अप्लाई करते हैं ना, इसके इधर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये हॉरिजॉन्टली ले करता है, इधर पे लोड अप्लाई किया जाता है इसके ऊपर। ठीक है, यानी पेरीफेरी पे। The split tensile strength, it is defined the point where the failure is due to compression load. अब हम अप्लाई कर रहे हैं कंप्रेसिव लोड, लेकिन क्या हो जाता है कि कंप्रेसिव लोड लगाते लगाते एक पर्टिकुलर प्लेन बनता है जिसके ऊपर विच फील्स टेंशन एंड इट फेल्स। ठीक है ना, तो ये होता हमारा क्या, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमारा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर बाद में डायरेक्ट टेंसाइल तो बहुत आसान है दोस्तों। डायरेक्ट टेंसाइल करना है तो वो तो बहुत इजी है। डायरेक्ट टेंसाइल में इतना झंझट नहीं है। डायरेक्ट टेंसाइल में यानी कि बिल्कुल अलोंग द, कहां पर, अलोंग द एक्सिस, ये डायरेक्ट टेंसाइल हो गया। चाहे वो कंप्रेसिव हो, चाहे फिर ये सॉरी टेंसाइल है तो फिर कंप्रेसिव कैसा होगा, फुल फोर्स। और वही कंप्रेसिव की अगर हम बात करेंगे, बात हम कंप्रेसिव की करें तो इसको इस तरीके से दबाना। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज अ मेजर ऑफ इट्स फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, फॉर द पीएससी गर्डर टू बी कास्टेड फॉर अ रेलवे ब्रिज, क्या कहा जा रहा है, एक पीएससी गर्डर, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट गर्डर को कास्ट करना है रेलवे ब्रिज के लिए। प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल बी एप्लीकेबल, है कि नहीं। कास्टिंग करने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीन बाय कास्टिंग, कास्टिंग यानी कि कंक्रीटिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर कोड अलग अलग दिए हैं। पहला दिया है IS 456। IS 456 जो है गाइडलाइंस के बारे में बात करता है, आरसीसी स्ट्रक्चर के गाइडलाइंस के बारे में बात करता है। यहाँ स्ट्रक्चर कौन सा है, पीएससी प्री स्ट्रेस। तो IS 456 तो आरसीसी के लिए, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर जो हम लोग होता है ना, एनालिसिस ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, उसके लिए IS 456 है। ओके, तो ये वाला आंसर होगा क्या, ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो आरसीसी के लिए है। ये नहीं होगा क्योंकि ये किसके लिए, ये आरसीसी के लिए। लेटेस्ट हमारा वर्जन चल रहा है IS 456 2000। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड IRS कंक्रीट ब्रिज कोड। अब देखो, कास्टिंग की बात की हमने, तो कास्टिंग कंक्रीट की जाती है, ब्रिज भी है हमारा, तो कंक्रीट ब्रिज कोड यूज होगा। क्या है, कंक्रीट ब्रिज कोड हमारा यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट है इंडियन रोड कांग्रेस, तो ये रोडवेज वगैरह के लिए एप्लीकेबल है।
रोडवेज वगैरह के लिए रहता है इंडियन रोड कांग्रेस, तो ये भी आपका सुटेबल आंसर नहीं है। इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट आईसीआई हैंडबुक फॉर कंक्रीट, इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट आईसीआई हैंडबुक फॉर कंक्रीट, इसको गाइडलाइन के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे टू बी स्पेसिफिक रेलवे के लिए, तो इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड ये कंक्रीट ब्रिज कोड, दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट वन अमंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो क्या इंडियन रोड सॉरी इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स कंक्रीट ब्रिज कोड जो है ना, उसके हिसाब से आप प्रोविजंस को फॉलो करेंगे कास्टिंग के लिए, कंक्रीटिंग के वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फटीग इज एप्लीकेबल व्हेन, फटीग कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन विच टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर, व्हेन concept of fatigue is applicable when high tensile, high compressive, high shear or high fluctuating stresses are there. अच्छा यहाँ पे देखो ये पूछा क्वेश्चन पूछा धर्मेंद्र सर, IS 45 इज रिलेटेड टू reinforcement और रिलेटिव कंक्रीट, व्हाई इज 456 नॉट यूज्ड। देखिए IS 456 आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए है ना, IS 456 आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए है, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि प्री स्ट्रेस ब्रिज है। देखिए आरसीसी की और प्री स्ट्रेस की दोनों की टेक्निक में जमीन और आसमान का फर्क है। शायद मैंने इसके पहले कई लेक्चरों में मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि आरसीसी में क्या होता है, आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, बीम बना दिया या कॉलम बना दिया, मैं बीम की बात करता हूँ, एक बीम बना दिया, दो एंड में सपोर्ट है, मान के चलो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अब आपने जब इसको बनाया तो बिल्कुल लाइन लेवल में बराबर बनाया। अब हमको सबको मालूम है कि टॉप मोस्ट लेवल लेयर में जो है कंप्रेशन होता है, बॉटम में क्या होता है, टेंशन होता है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो, बराबर। लेकिन अगर मैंने लोड अप्लाई ना भी किया तो मैं देखता हूँ कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये बिकॉज ऑफ इट डेड लोड ये झुक के आ जाता है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन। फिर फर्दर लोड ऐड किया तो वो और बेंड होता है, और इस तरीके से वो फेल भी होता है। प्री स्ट्रेस में हम क्या कर देते हैं, प्री स्ट्रेस में हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जो है ना स्ट्रेसेस इंड्यूस कर देते हैं। मुझे मालूम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, आपको ध्यान में रहेगा। इसको ऐसा समझते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर वगैरह सब एनालिसिस पार्ट छोड़ दो। आप समझो किसी एक पर्टिकुलर शॉप से कोई चीज की शॉपिंग करते हो, ठीक है, और उस चीज का रेट मान के चलो, उसका असल दाम बेचने का दुकानदार बेचना चाहता है वो आपको 150 रुपए में, ठीक है। एक्स आदमी गया, वाई आदमी गया, उसने पूछा रेट क्या है भाई, 150 रुपया, उसने 150 रुपये दे दिए, उसने ले लिया। लेकिन मुझे पता है जो जेड पर्सन है ये बहुत बार्गेन करता है, ये जब भी आता है ना तो ये क्या करता है, बहुत खिटखिट करता है, ये ऐसा नहीं वैसा, ये नहीं वो ऐसा। तो ये आप अगर उसको बोलेगा दुकानदार 150 तो बोलेगा नहीं 120 में दे दो, 130 में दे दो, तो उसका तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया ना, 20 रुपया 30 रुपया। तो उसको मालूम है कि ये ग्राहक आएगा ना तो ये मुझे क्या करेगा, मेरा रेट कम करने बोलेगा। तो आएगा प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आप बोलोगे कितने का, आप बोलोगे 180 रुपया या 200 रुपया, तो बोलेगा कम करो, 170 में दो, 160 में दो, 150 में दो, इस तरह। फिर आप कहेंगे नहीं इतना नहीं उतना नहीं, और आपने 150 160 में उसको बेच दिया, है कि नहीं। तो यही चीजें यहाँ पे आरसीसी में और इसके अंदर दोनों के अंदर फर्क यही है। आरसीसी स्ट्रक्चर जब हमारा बनता है, जब हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ वहां पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये इस तरीके से आपने बनाया, लोड आएगा, मेंबर मेरा डिफ्लेक्ट होगा, मेंबर मेरा डिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो, बराबर, सम सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी देयर, है कि नहीं, कुछ अमाउंट डिफ्लेक्शन का यहाँ पे अपने को सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन इज देयर। अब मैं पीएससी में क्या करता हूँ, फ्री स्ट्रेस में मैं क्या करता हूँ, फ्री स्ट्रेस में मैं उल्टा करता हूँ, मुझे मालूम है इतना डिफ्लेक्शन होने वाला है, यानी ये बार्गेन करने वाला है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैंने अपना बंदोबस्त कर रखा है, समझाने के लिए थोड़ा सा लाज बना रहा, इतना नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, बीम को, बीम के अंदर ऐसे स्ट्रेसेस इंड्यूस कर देता कि ये रिवर्स डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट कर रही है, रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है। अब इसके ऊपर जब लोड आएगा
अब इस बीम पे जब लोड आएगा तो वो पहले अपना डिफ्लेक्शन को कम करेगी, धीरे 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 करते करते वो स्ट्रेट लाइन में आएगी, और उसके बाद में कहीं जाके कुछ अमाउंट से डिफ्लेक्शन उसको नीचे को देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स में प्रीस्ट्रेसिंग कर दी, प्रीस्ट्रेसिंग फोर्सेस अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो चीजें, तो उसके कोड, उसके नियम एंड कानून देखो। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का ग्रेड भी बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू आरसीसी। आरसीसी का M30 M40 M50 में आपको चल जाता है, प्रीस्ट्रेस में आप जाएंगे तो बहुत हाई हाई ग्रेड कंक्रीट का आपको देखने को मिलेगा। स्टील हम लोग Fe500 यूज करते हैं, 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर। वहां पे तो शुरुआत ही होती है 2700 2800 न्यूटन पर एम स्क्वायर से। तो पूरा कॉन्सेप्ट, डिजाइन का कॉन्सेप्ट, सब कुछ जो है फर्क बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है हम लोग IS 456 वहां पे यूज नहीं करते। जो पिछला क्वेश्चन आपका था, ये जो पूछा था ना कि ये आपके, आपका कहने का मतलब ये कि ये क्यों यूज नहीं करते, तो आपके कोई बिल्डिंग्स होगी, कोई ऑफिसेस होगी, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहां ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, वहां पे आप IS 456 यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट IS 456 भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हमारा मैनुअल, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि पूरा डिजाइन और थ्योरी पार्ट का, डिजाइन के सब गाइडलाइंस आपको देता है। अब हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, द कॉन्सेप्ट ऑफ फटीग इज एप्लीकेबल व्हेन, व्हेन व्हाट, क्या है ऑप्शन? व्हेन हाई टेंसाइल, हाई टेंसाइल stresses are applied to a component of steel, high compressive stresses are applied, high shear और fluctuating। ठीक है, तो फटीग बेसिकली जो है ना फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस की वजह से होता है, समटाइम्स टेंशन समटाइम्स कंप्रेशन, तो वो चीज टूट जाती है। तो हाई, द कॉन्सेप्ट ऑफ फटीग इज एप्लीकेबल व्हेन फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस आर अप्लाइड टू अ कंपोनेंट ऑफ स्टील। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके से, जहां पे फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, तो वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ फटीग अप्लाई करना होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ फटीग इज एप्लीकेबल व्हेन फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस आर अप्लाइड टू अ कंपोनेंट ऑफ स्टील गर्डर। ठीक है, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज्यादा, इस तरीके से। नेक्स्ट इज ली शैटलियर apparatus इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। मैंने आप लोग को काफी डिटेल में कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाया दोस्तों, ये आंसर एक्सपेक्टेड है आप लोगों से। आप लोग मुझे बताया क्या इसका आंसर, बताओ आंसर क्या है, बता आप लोग इसका। देखिए दोस्तों, इसका आंसर तो है, इसका आंसर है साउंडनेस। ली शैटलियर का जो डिवाइस होती है, होता है, इसके अंदर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, और सीमेंट के अंदर जो है ना, ये कुछ लाइम वगैरह कंटेंट जब ज्यादा हो जाता है, तो वो जो है ना, इसको एक्सपांड करने की कोशिश होती है। ये सिलिंड्रिकल स्प्लिट है, दो प्रॉन्ग्स है, इस तरीके से अंदर सीमेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको साउंड नेट्स के लिए यूज करते हैं। फिर दूसरा, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए विकैट apparatus। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दोनों के लिए विकैट apparatus रहता है, जिसके अंदर दोस्तों क्या होता है, उसके अंदर यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इसमें से प्लंजर जाएगा नीचे, है कि नहीं, और सॉरी, और यहाँ पे अलग अलग जगह पे पेनिट्रेट करके देखते हैं। विकैट apparatus कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर ये कुछ ये ऐसा अरेंजमेंट रहता है, ये बेस है आपका, बराबर। तो नीडल ड्रॉप की जाती है अलग अलग जगह पे, और जब तक इसको रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होने लगता, जब तक ये हार्ड होने नहीं लगे, रेजिस्टेंस ऑफर होगा नहीं, तो इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ये दोनों के लिए आप इसको यूज करते हैं। इसके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए आप क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं आप? इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए विकैट्स apparatus यूज करते हो। ली शैटलियर कहाँ यूज करते हो आप? साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए यूज करते हो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए तो आप जो है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन यूज करते हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर कोई चीज की टेस्ट करनी है, तो सीमेंट की तो खैर हम लोग करते नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज की करें तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन वगैरह की हम लोग करते हैं, है कि नहीं? तो ऑप्शन 1 इसका हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्विक क्लाइंब मेनली कंसिस्ट ऑफ। क्विक क्लाइंब में क्या होता है बेसिकली?
कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होती है क्विक लाइम? व्हाट इज मीन बाय क्विक लाइम? क्विक लाइम किसको कहते हैं हम लोग? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एनीबडी, कैन एनीबडी गेस? ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो कैल्शियम CaCO3, ये देखो, क्या ये CaCO3, Ca2CO3, CaO, CaOH/2। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका आंसर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रीम पाइल्स। देखिए, भी मैंने आप लोगों को सॉइल मैकेनिक्स मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन पाइल वगैरह नहीं पढ़ाया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ पाइल्स वगैरह, ठीक है। तो अंडर रीम पाइल्स आर जनरली व्हाट टाइप्स ऑफ पाइल्स? अंडर रीम पाइल्स आर जनरली व्हाट टाइप्स ऑफ पाइल्स? ठीक है, प्रीकास्ट पाइल, बोर्ड कास्ट इंस्टीट्यूट, ड्रिवन पाइल्स। देखिए, ये कास्टिंग की, देखिए ये जो है ना, ये सब टेक्निक्स है पाइल बनाने की टेक्निक्स। एक है प्रीकास्ट। प्रीकास्ट का मतलब आप समझ जाते हैं क्या है? प्रीकास्ट का पाइल का मतलब क्या है? उसको पहले से कहीं पे आपने कास्ट किया है, पहले से आपने उसको क्या किया? कास्ट किया, और उसके बाद में आपने इसको लाके डाल दिया। ओके। दूसरा है बोर्ड कास्ट इन सिटू, साइड पे ही आपने बोरिंग की और फ्रेश कंक्रीट डाल दिया, बोर्ड कास्ट इन सिटू। तीसरा है ड्रिवन पाइल्स। ड्रिवन पाइल्स में क्या होता है? ड्राइव करते, जैसे कि ड्रिवन पाइल का एग्जांपल बताओ आपको। ड्रिवन कास्ट इन सिटू, सॉरी ड्रिवन पाइल, सॉरी बोर्ड, ड्रिवन पाइल। ड्रिवन पाइल का मतलब ऐसा ही है जैसे कि एक दीवार में आप खीला मार रहे हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? खीले को ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट एक सॉइल होती है उसी के ऊपर ना रख के उसको, जैसे कि दीवार पे नेल रखा और हैमर मार रहे, कोई कोई पहले से होल नहीं किया हमने, कोई पहले से हमने कोई होल नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं? सॉइल को जहां पर भी ग्राउंड में जहाँ पाइलिंग करना है वहां पे सॉफ्ट सॉइल टाइप का कुछ होगी, वहां लेके जाके आपने पाइल को, प्रीकास्ट जो आपकी पाइल होती है उसको रख देंगे, और ऊपर से जो इम्पैक्ट, जैसे हथौड़ा मारते हैं ना नेल के ऊपर, वैसे उसको मारते जाएंगे। तो विथ ईच एंड एवरी इम्पैक्ट धीरे 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 वो ड्राइव होते चले जाएगी। तो ड्रिवन पाइल। तो आपका आंसर यहाँ पे बोर्ड कास्ट इन सिटू। इसका आंसर, आपका आंसर क्या है? बोर्ड कास्ट इन सिटू। साइड पे ही बनाना पड़ता है उसको। ये देखिए दोस्तों, अंडर रिम पाइल्स में इस तरीके का कुछ बल्ब हुआ होता है। देखिए, दिख रहा है अंडर रिम्स, दिख रहे हैं? तो ये फील्ड में ही पॉसिबल है। कहाँ पे पॉसिबल है? फील्ड में ही मोस्टली पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको फील्ड पे ही हम लोग करते हैं, इसलिए इसका दिया है बोर्ड कास्ट इन सिटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड है। सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड हमने पढ़ा है, इसका आंसर आप लोग को देना है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिफाइंड बाय वाटर कंटेंट एट विच इट जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल। यानी कि उतना वाटर कंटेंट सॉइल में कि वो जस्ट अभी जो है ना 3 mm के धागे पे क्रम्बल होने लगे। इट जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड ऑफ 3 mm इन डायमीटर। 3 mm डायमीटर का मिट्टी का हमने रोलिंग करा, और वो जस्ट वो टूटने लगे, बिगिन टू क्रम्बल यानी कि टूटने लगे। तो उसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, परमेबिलिटी या कंसिस्टेंसी लिमिट? एक ने आंसर दिया है प्लास्टिक लिमिट। दूसरा कौन बोलेगा? दूसरा क्या है? बताए, कोई और बोलना चाहता है? अच्छा, ये बता सकते हैं मुझे कि ये जो हमारे जो लिमिट्स हैं, ये जो लिमिट्स की हम बात कर रहे हैं, इनको कौन सी लिमिट बोलते हैं? क्या कहते हैं इसको हम लोग? ये जो हम लोग इस सॉइल के अलग अलग है ना, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड, कंसिस्टेंसी लिमिट, सब लिमिट्स, इसको कौन सा है, कौन सा लिमिट है ये? किसमें आपको ये मिलता है? एनीबडी, कैन एनीबडी टेल मी? एटबर्ग्स लिमिट, याद रखो नाम यार, अभी एग्जाम में हमेशा यही सब पूछेगा, जरूरी नहीं कुछ अलग करके पूछेगा। एटरबर्ग्स, एटरबर्ग्स, ठीक है, एटरबर्ग्स लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ये सब लिमिट जो है, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। देखिए, यहाँ पे इन्होंने ना दो लिमिट को ना अपने से नाम देके बना दिया। परमेबिलिटी लिमिट करके कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी लिमिट करके कुछ भी नहीं होता। ठीक है, नहीं होता क्या हमारा? श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो श्रिंकेज लिमिट क्या है?
सॉइल का वो मॉइस्चर जहां से सॉइल अपना जो है ना, वो एक स्टेज जिसके आगे वो अपना शेप बदलना शुरू कर देती है, ठीक है नहीं, जो वो मॉइस्चर कंटेंट जब वो अपना शेप मतलब मोल्डेबिलिटी उसकी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज श्रिंकेज लिमिट, बाउंड्री, यानी कि बिल्कुल सॉलिड था, अब थोड़ा सा नरम होना शुरू हुआ, वो मॉइस्चर कंटेंट जहां से उसने अपना आकार बदलना, मोल्डेबिलिटी बढ़ाना शुरू किया, वो श्रिंकेज लिमिट। फिर बाद में आती है आपकी प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट में क्या होता है कि अब वो अपना आकार बदलना शुरू कर दिया, अब वो प्लास्टिक लिमिट में से जस्ट वो आगे जब जाएगा, वो थोड़ा सा फ्लो होने लगेगा, तो आ जाएगी लिक्विड लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट, ये तीन अलग अलग लिमिट्स हैं, एटरबर्ग्स लिमिट्स होती है। तो यहाँ पर क्या किया, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल defined by water content at which it just begins to crumble when rolled into a thread of 3 mm is known as plastic limit. Plastic limit इसका सही आंसर है, सही। ये देखिए दोस्तों, ये देखो, ये प्लास्टिक लिमिट का एक्सपेरिमेंट ही है। देखिए मिट्टी है, मिट्टी को लेके क्या किया, एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट मिट्टी का था, क्या किया हमने, उसको हाथ से एक ग्लास की प्लेट के ऊपर रोल कर रहे हैं, आगे पीछे इस तरीके से उसको रोल किया जा रहा है। एक स्टेज पे ये थ्रेड के जैसा पतला लंबा बन जाता है, फिर बाद में जस्ट वो टूटने लगता है, तो वो जो लिमिट उस वक्त जो मॉइस्चर कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक लिमिट, है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लास्टिक लिमिट। देखिए अलग अलग जगह पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से डायग्राम देख रहे हैं, गेटिंग, इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये किसका एक्सपेरिमेंट है, प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल का, प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल, इसका आंसर है प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल विल हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब अगर किसी को जो है ना पार्टिकल साइज, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कब मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है नहीं, अगर किसी को ये पता समझ में आया होगा वहां पे तो वो आंसर करेगा। क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज मीन बाय, पहले तो सवाल समझ ले, व्हाट इज मीन बाय परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय परमियाबिलिटी, व्हाट इज मीन बाय परमियाबिलिटी, अगर ये नहीं मालूम रहेगा तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। परमियाबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमियाबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल टू पास वाटर थ्रू इट, ना, किसी भी मटेरियल का पानी को अपने आप से बॉडी से पास करने के जो जो फैसिलिटी देता है उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल कैसा बताया था आपको, एक कोई कपड़ा ले लिया जाए, है कि नहीं, चाहे वो कॉटन का हो या किसी भी मटेरियल का कपड़ा हो, और आपने उसके ऊपर एक गिलास पानी डाल दिया, है कि नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा हैंकरचीफ है ना, मेरा रुमाल है, रुमाल को मैंने क्या किया, फोल्ड किया या खुला रखा, जैसा भी रखा, मान के चलो खुला भी रखा मैंने, हाँ, चारों कोने उसके पकड़ लिया किसी ने, चार लोगों ने, किसी ने पकड़ लिया चारों कोने, और एक गिलास पानी रुमाल के ऊपर डालता हूँ, क्या होगा, हैंकरचीफ पे जब पानी डाला वो ड्रेन आउट होके चला जाएगा, क्यों, बिकॉज दिस हैंकरचीफ इज परमिएबल, ये अपने आप में से अपने बॉडी में से पानी को पास करने को परमिट कर रही है। अब यहीं पे उसी आकार का जैसा रुमाल था उसी आकार की एक प्लास्टिक की शीट ले ली जाए ना, पॉलिथीन की कोई बैग ऐसा कोई शीट ले ली जाए, है कि नहीं, और उसके अंदर एक गिलास पानी डाले, क्या वो पानी जाएगा उसमें से, क्या पानी उसमें से पास होगा, नहीं पास होगा, बराबर, पास नहीं होगा ना, क्यों नहीं पास होगा, क्योंकि वो जो है उसको परमेबल नहीं है, वो अपने बॉडी से पास होने को देता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अच्छा और एक एग्जांपल बताता हूँ, प्लास्टिक की शीट छोड़ दो, कपड़े की बात की तो कपड़े में बात करता हूँ, रुमाल का एग्जांपल लिया हमने, पानी डाला, पास हो गया, फिर अभी बारिश का मौसम आने वाला है, अभी अम्ब्रेला होते ना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले लो या रेनकोट भी आजकल होते हैं, है कि नहीं, अम्ब्रेला कोई ले ले, अम्ब्रेला कौन से, कोई प्लास्टिक की थोड़ी होती है, वो भी कपड़े की होती है, अम्ब्रेला को आपने लिया और अम्ब्रेला का कपड़ा लिया, या अम्ब्रेला ही ले लो, अम्ब्रेला के ऊपर पानी बारिश में पड़ता है तो पानी अंदर आता है क्या, अनलेस एंड अनटिल कहीं से डैमेज होगी पानी अंदर आता नहीं है, क्यों, बिकॉज दैट मटेरियल इज इम्परमिएबल। अब अगर इनको गौर से देखा जाएगा तो अगर आप हैंकरचीफ को देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके जो थ्रेड के बीच के दूरियां एक दूसरे से ज्यादा है, लेकिन वही अगर अम्ब्रेला के अंदर आप बात करेंगे तो दे आर वेरी क्लोजली निटेड टुगेदर, बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं, तो अपने बॉडी में से पास होने को पानी देते नहीं है। तो वही यहाँ पर ग्रेन का कॉन्सेप्ट है, ग्रेन दूर दूर होगा, पानी आसानी से चला जाएगा, ग्रेन करीब करीब होगा, थोड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा,
इसी तरीके ग्रेन के साइज का भी है। जब बड़े बड़े स्टोन पीसेस रहेंगे तो उसके अंदर एरोवाइट ज्यादा रहते हैं, और छोटे छोटे रहेंगे तो एरोवाइट्स जरा कम रहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग केसेस हैं, क्लीन ग्रेवल, क्लीन सैंड, सैंड ग्रेवल मिक्स, और क्लेई सॉइल। परमेबिलिटी की बात अगर हम लोग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे यह समझ ले कि सैंड ग्रेवल ये की फैमिली है, सैंड ग्रेवल सैंड ये सब, ये कोर्सर मटेरियल है। ये क्या है? कोर्सर मटेरियल है। तो कोर्सर मटेरियल के अंदर एयरवॉइड ज्यादा रहेगी, तो दे विल ऑफर यू मोर परमेबिलिटी, दे आर मोर परमिएबल, दीज आर मोर परमिएबल, यानी अपने आप से वो पानी को पास कर देगी। आई बात समझ में? दे आर मोर परमिएबल। लेकिन क्लेई सॉइल, clay soil has got least permeability, least permeability। ठीक है, क्या है? क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी, परमेबिलिटी कम होती है। हमने देखा है ना, गार्डन वगैरह की जो मिट्टी हमारी होती है बिल्कुल वो फाइन फाइन होती है, उसमें से पानी जल्दी पास नहीं होता। या जहां पर बहुत फाइन सॉइल होती है, जैसे नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स में चले जाओ, नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में, तो वहां पर अक्सर जगह पे देखने को मिला है, जैसे कि रिवर बैंक्स वगैरह के आसपास, वहां जो मिट्टी होती है व्हाइट व्हाइट कलर की होती है, बिल्कुल फाइन। तो दे जनरली डोंट परमिट वाटर टू पास थ्रू इट। इसी तरह से गार्डनिंग के लिए जो लाल मिट्टी इस्तेमाल हम करते हैं उसके अंदर भी फाइन्स होते हैं, दे डोंट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। ठीक है, तो यहाँ पर खेल क्या है? स्पेसिंग का है कि नहीं? सबसे बड़ा ग्रेवल, ग्रेवल के बाद आता है सैंड, सैंड के बाद आता है सिल्ट, सिल्ट के बाद आता है क्ले, क्ले सबसे फाइनेस्ट है। तो क्ले फाइनेस्ट है तो उनके जो पार्टिकल्स एक दूसरे के होंगे उनमें दूरियां ज्यादा नहीं होगी ना, दूरियां कम होगी एक दूसरे के बीच में, तो वहां पर परमेबिलिटी कम होती है। तो क्ले ऐसा मटेरियल है जिसका जो परमेबिलिटी सबसे कम होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्ले सॉइल आंसर है इसका। नेक्स्ट क्या कहा? अब देखिए, ये भी एक न्यूमेरिकल है हमारा, बहुत इजी है। ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है उन्होंने, 4 ऑप्शन, आंसर भी आपके सामने है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, अ रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट इज 100 मीटर। एक कोई पॉइंट है, उसका आरएल बताया उन्होंने, क्या है? 100 मीटर है। समझे, एक पॉइंट है, अब इसका नाम मैं दे देता हूँ ए। रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट इज, इसका आरएल कितना है? 100 मीटर, एंड बैक साइड रीडिंग ऑन पॉइंट ए इज 2.455। इस पॉइंट के ऊपर एक बैक साइड लिया, इस पॉइंट के ऊपर एक बैक साइड लिया गया, तो क्या आया आंसर? क्या वैल्यू आई? 2.455, समथिंग लाइक दिस, ऐसी कुछ है ना? क्या है रीडिंग? 2.455, 2.455 बैक साइड रीडिंग है इस टॉप पे। ठीक है, विथ सेम सेटिंग ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट द फोर साइड रीडिंग ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ ऑन पॉइंट बी ऑन द सीलिंग इज 2.745। अब यहाँ पर समझो कोई दूसरा एक स्ट्रक्चर है, यहाँ एक कोई स्ट्रक्चर है, अब ये इसकी सीलिंग है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, ये यहाँ कोई पॉइंट बी है, क्या है? पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूँ बी, ये ए था और ये बी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट यहीं रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हमारा जो स्टाफ लग रहा है, यहाँ पे उल्टा स्टाफ, इन्वर्टेड स्टाफ, with the same setting of leveling instrument, the foresight reading of inverted staff on the point B on the ceiling is 2.745। अब यहाँ से आपने रीडिंग लिया, यहाँ से आपने रीडिंग लिया, ये एक रीडिंग आई यहाँ पे, कितनी आई? 2.745, इट इज रीडिंग एज 2.745। ठीक है, यूनिट तो मीटर ही होती है। ठीक है, लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, लिखने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि पॉइंट बी का आरएल क्या है, रिड्यूस लेवल पॉइंट बी का क्या है?
देखो दोस्तों, ये बिल्कुल लॉजिकल बेस्ड है। ए पॉइंट पे रीडिंग लिया हमने, तो ए पॉइंट का वैल्यू मुझे आरएल पता है कितना है, 100 मीटर। अब यहाँ पर स्टाफ लगा, इस पे रीडिंग है 2.455। तो अगर मैं मुझसे अगर कोई पूछे कि ये लाइन जो इमेजिनरी लाइन है इसका लेवल क्या है, तो मैं क्या करूंगा, 100 प्लस 2.455 इन दोनों को जोड़ दूंगा। ये कितना हो जाएगा, 102.455 मीटर्स बराबर। ये किसका आरएल है, ये जो इमेजिनरी लाइन है ना आपकी, ये इसका आरएल है। इमेजिनरी लाइन है ना ये आपकी, इसका आरएल है कितना, 102.455। ओके। अब ये यहाँ पे कहीं पर भी चलेगा तो इसका लेवल वही रहेगा। अब यहाँ पर एक स्टाफ लगी है, इन्वर्टेड स्टाफ लगी है, ठीक है नहीं। यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक पॉइंट बी है और इसमें क्या है, हमारी इन्वर्टेड स्टाफ लगी हुई है। अब इधर पे उल्टा स्टाफ लगाया, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा स्टाफ लगाया, तो रीडिंग आई 2.745। कितना आया, स्टाफ इज रीडिंग एज 2.745। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका आरएल मुझे पता है ना, इसका आरएल मैंने अभी निकाला, 100 से 2.455 ऐड किया तो 102.455 हो गया। अब मुझे आरएल बी पॉइंट का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 102.455 ये लाइन का वैल्यू मालूम है, और 2.745 ये मुझे पता, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो आरएल ऑफ बी का स्टेटमेंट लिखता हूं, आरएल ऑफ बी, रिड्यूस लेवल एट बी, क्या हो गया, एक मिनट, रिड्यूस लेवल at point number B will be equal to, RL at B will be equal to 102.455, ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन उसकी हाइट, प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि और ऊपर जाना है, स्टाफ उल्टा लगा है, तो कितना रीडिंग ले रहा है, 2.745, 102.455 प्लस 2.745। तो अब जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा। इसको मुझे कैलकुलेट कर लेने दीजिए। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 102.455 प्लस 2.745, 105.2 आ रहा है दोस्तों, 105.200। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। तो ये आपका जो है रिड्यूस लेवल हो गया, क्या हो गया इसका, आरएल हो गया। ठीक है, तो आरएल ऑफ बी क्या हो जाएगा, 105.200। ठीक है, इस तरीके से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में शायद आगे वो क्वेश्चन आएगा, एक टनल था, एक टनल था, टनल में जो एक बार इंस्ट्रूमेंट नीचे लगा फिर ऊपर लगा, टनल की हाइट पूछा था, तो वो भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म lidar इज रिलेटेड टू विच फील्ड, द टर्म lidar, द टर्म lidar इज रिलेटेड टू विच फील्ड, ट्रैक लिंक टेक्निक, सर्वेइंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज रिपेयर। तो आंसर इसका क्या है, सर्वेइंग टेक्निक। दिखा देते हैं आपको वो भी। देखिए दोस्तों, लिडार का देखो, मैंने डायरेक्ट गूगल से सर्च किया, लिडार क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आपको मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे। लिडार इज नथिंग बट लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, lidar is light detection and ranging. It is a remote sensing method that uses laser to measure distance to the earth. क्या कहा, क्या करता है ये, uses laser to measure the distance to the earth and create 3D models of the real world. ठीक है, तो डिस्टेंस मेजर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थ के ऊपर दोनों अलग पॉइंट, अलग अलग पॉइंट के बीच की जो दूरी को मापने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज सर्विंग। सर्विंग में ये होता है ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। तो ये जो है हमारा क्या है, सर्विंग टेक्निक है, लिडार इज नथिंग बट अ सर्विंग टेक्निक। ठीक है, इट इज अ रिमोट सेंसिंग मेथड यूज्ड टू एग्जामिन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, इससे मिलता मिलता है। तो ये जो है आपका जो है यहाँ पर क्या है, लिडार इज रिलेटेड टू विच फील्ड, सर्विंग टेक्निक। ट्रैक ले करने से, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज रिपेयर से इनका लेना देना नहीं है, इट इज अ सर्विंग टेक्निक। नेक्स्ट है शेयर बकलिंग ऑफ वेब इन अ प्लेट गर्डर इज प्रिवेंटेड बाय। अब देखो, प्लेट गर्डर के कंपोनेंट समझने पड़ेंगे आपको, मैंने पढ़ाया था जिस टाइम, उस टाइम सब बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता, डायग्राम बना लेने दो मुझे।
दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने एक टिपिकल आपको ये बना के दिखाया है, क्या हमारा प्लेट गर्डर। No, plate girder combination of different plates are connected either through rivet, bolt और welding। ठीक है, कोई भी टाइप का हो सकता है। ये सिंपली सपोर्टेड एक प्लेट गर्डर बताया, सिंपली सपोर्टेड बीम में एक प्लेट गर्डर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ जगह पर कुछ स्ट्रिंजर्स या सपोर्ट क्रॉस क्रॉस बीम वगैरह आ रही है, सेकेंडरी बीम आ रही है, तो वो एक पॉइंट लोड की तरह एक्ट करता है। तो ये जो है यहाँ पे इसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम क्या करते हैं फिर, तो यहाँ पर जिस जहाँ पे पॉइंट लोड आता है ना, उसके नीचे कुछ स्ट्रेंथनिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं वहां पे, स्ट्रेंथनिंग कर देते हैं। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल स्टिफनर। इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज वर्टिकल स्टिफनर। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन में अगर देखेंगे तो डिपेंडिंग एज पर द रिक्वायरमेंट इस तरीके से होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज वर्टिकल स्टिफनर। बीच में है इसलिए इंटरमीडिएट, अगर एंड में रहेगा तो एंड स्टिफनर कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब डेप्थ बहुत ज्यादा होती है ना आपकी, ये तो आंसर आपका यहाँ पर हो गया दोस्तों, वर्टिकल स्टिफनर ये आपका आंसर होगा। जहां पर भी पॉइंट लोड एक्ट करेगा वहां पर क्या करेंगे, वर्टिकल इमीडिएट जो इंटरमीडिएट स्टिफनर है तो इसको हैंडल कर लेंगे, मैनेज करेंगे। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एट न्यूट्रल एक्सिस। दूसरा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस, हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस ऑन न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, उसका शेयर बकलिंग से कुछ लेना देना नहीं है। देन कम्स बियरिंग स्टिफनेस। तो बियरिंग स्टिफनेस आपके जहां पर भी एंड बियरिंग्स होते हैं ना, वहां पर लगाए जाते हैं। ओके, ऑन नन ऑफ द गिवन, तो इसका आंसर क्या है, वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर। देखिए, अब देखिए इसको भी आपको बताना पड़ेगा डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट एसएफडी बीएमडी में आ गए हम लोग फिर से। अब बेंडिंग मोमेंट इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो क्या है, एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू ए एंड बी, ये पॉइंट है ए और बी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट इज अप्लाइड एट द सेंटर पॉइंट। बेंडिंग मोमेंट इज अप्लाइड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसका जो भी लेंथ होगा, से दिस इज एल, से दिस इज एल, तो ये L/2 एंड L/2। ठीक है, तो ये समझो दूरी है हमारी L। L/2 इसलिए लिख रहा हूं ताकि मालूम पड़े कि ये सेंटर में है। तो यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है, देर इज अ बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग, यानी इसको कपल जिसको मैं बोलता ना, है कि नहीं, वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। देर इज अ कपल एक्टिंग, से वैल्यू इज m। ठीक है, ये एक्ट कर रहा है, मोमेंट एक्ट कर रहा है एट द सेंटर। ठीक है, व्हाट विल बी द शेप ऑफ अ शियर फोर्स डायग्राम फॉर दिस बीम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं पूछा, शियर फोर्स डायग्राम पूछा। क्या पूछा, शियर फोर्स डायग्राम पूछा। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आपको इसका आंसर तो देना ही है, आपको ये मुझे दोनों ही डायग्राम बताना है। तो इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि भाई क्यूबिक पैराबोला, पैराबोला ट्रायंगुलर या यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो इसमें बताओ मुझे स्टेप्स क्या रहेंगे। सबसे पहले आप ये सब शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा कि क्या चाहिए इसमें। आर ए और आर बी लगेगा, आर ए और आर बी लगेगा। ठीक है, आर ए एंड आर बी, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी लगेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आर ए और आर बी क्या आएगा, आर ए और आर बी की वैल्यू क्या रहेगी, कौन बताएगा। देखिए दोस्तों, इसको कैसा सॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम के तीन इक्वेशन है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, और बाद में समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, एफ एक्स नहीं लूंगा, एफ वाई लेना है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। तो आर ए प्लस आर बी पहला हमारा इक्वेशन हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। कोई फोर्स है क्या, नहीं है, ये मोमेंट है, फोर्स नहीं है। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू जीरो, ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। दूसरा, मोमेंट एट एनी पॉइंट लेना है, तो मैं मोमेंट एट ए ले रहा हूँ, वो भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। तो मोमेंट एट ए शुड बी इक्वल टू जीरो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस क्या है एल,
माइनस आर बी इंटू एल, और ये क्या है, क्लॉकवाइज है, प्लस एम इक्वल 0। इससे मुझे क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर बी इंटू एल इक्वल्स, आर बी इंटू एल इक्वल्स एम। तो इसको मैं सिंपल ऐसा लिखूंगा, तो आर बी मेरा आ जाएगा एम बाय एल। क्या हो जाएगा, एम बाय एल, बराबर। क्या हो जाएगा, आरबी मेरा हो जाएगा एम बाय एल, और अजम्पशन मेरा पॉजिटिव, ये आंसर पॉजिटिव, इसके लिए अजम्पशन मेरा सही है। ये जब मैंने इसके अंदर डाला, यहाँ पर आरए के अंदर, ये इक्वेशन के अंदर मैंने जब इसको फीड किया, इसमें जब मैंने इसको फीड किया, तो मुझे आरए का वैल्यू भी मिलेगा एम बाय एल ही। आरए का वैल्यू भी क्या मिलेगा, एम बाय एल, लेकिन फर्क क्या रहेगा, इट विल गो डाउन, इट विल गो डाउन। ये पार्ट समझ में आया आप लोगों को। रिएक्शन एट ए प्लस बी, ए और बी तो जीरो हो गया, सब मोमेंट लिया, माइनस आर बी इंटू एल प्लस एम। एम में डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करना, अक्सर लोग घाई घाई में यहाँ पे ना मोमेंट के अंदर भी डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते, फिर कुछ एब्सर्ड वैल्यू आती है, फिर परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको ले, मोमेंट का खुद ही यूनिट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको ऐसे ही प्योर फॉर्म में लिख देंगे। सिंप्लीफाई किया, एम बाय एल आया, जब इक्वेशन में डाला यहाँ पे, तो ये आर एम बाय एल, जब आर भी ऊपर जा रहा है तो आर क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अब मुझे मेरा यानी मैग्नीट्यूड तो मिला ही, साथ में मुझे डायरेक्शन भी मिल गई, कि नहीं भाई मेरा आर जो है ना ऊपर को नहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो नीचे को जा रहा है। तो मैं इसको ऐसा मार्क करूंगा, मेरा आर इज गोइंग डाउनवर्ड एंड आर बी इज गोइंग अपवर्ड। ठीक है। अब मुझे शेयर फोर्स डायग्राम बनानी है, क्या करना है, शेयर फोर्स डायग्राम बनानी है। ठीक है, क्या बनाना है, एस एफ डी, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बहुत आसान है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक बेस लाइन ले लेंगे। व्हाट वी विल टेक, वी विल टेक अ बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन लेने के बाद अब मेरे सेक्शंस, जो हम लोग सेक्शंस बनाते हैं ना जगह जगह, वो सेक्शन हम लोग लेना चालू है। ठीक है, तो सेक्शन जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए, अच्छा मैग्नीट्यूड मैंने नहीं लिखा ना, एम बाय एल था, मैग्नीट्यूड था एम बाय एल, ये अपवर्ड, और यहाँ पे क्या था, एम बाय एल डाउनवर्ड। ठीक है, ये हो गया। सेक्शन जस्ट राइट, जस्ट में राइट में ले रहा हूँ, तो फोर्स इज गोइंग डाउनवर्ड, कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, कितने मैग्नीट्यूड से जा रही है, तो वो एम बाय एल से जा रही है, एम बाय एल से वो नीचे जा रही है। फिर ए से लेके बी के बीच में कोई लोड है क्या, नहीं है, बी तो खाली मोमेंट है ना, लोड तो नहीं है। ऐसे ही चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक बी ना आ जाए। बी आने के बाद बी के राइट में गए, प्लस एम बाय एल आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हमारा एम बाय एल का एस एफ डी बी एम डी डायग्राम पूछा था ना उन्होंने, उन्होंने क्या पूछा था, शेयर फोर्स डायग्राम का आकार पूछा था हमसे। क्या पूछा था, शेयर फोर्स डायग्राम का आकार पूछा था। तो आकार आपको मिल गया रेक्टेंगुलर, मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड भी लिख दिया आपके लिए, इट विल बी नेगेटिव। क्या रहेगा, एम बाय एल, दिस डायग्राम, ठीक है, ये क्या होगा आपका, इट विल बी ए नेगेटिव एंटिटी। क्या है ये, माइनस में है। तो ठीक है, अभी इसका शेप पूछा, क्यूबिक पैराबोला, पैराबोला, ट्रायंगुलर या यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म थ्रू आउट बोलता है या रेक्टेंगुलर बोलता है, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों अभी इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं, पूछा भले नहीं है, इन्होंने तो खाली एसएफडी का शेप पूछा था। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर इसका हमको करना रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब देखना रहेगा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों तरफ से लेना पड़ेगा, लेफ्ट से भी लेना पड़ेगा, राइट से भी लेना पड़ेगा। तो बेस लाइन बना लेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका बेस लाइन बना लिए, बेस लाइन हमने बना लिया, और उसके अंदर लेफ्ट का लेंगे, मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी टू द लेफ्ट, एम सी एल। तो मैं यहाँ पे पहले तो देखूंगा कि इसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। तो बिहेवियर इसका देखेंगे तो क्या हो रहा है, मोमेंट एट सी, आर ए नीचे जा रहा है, आर ए नीचे जा रहा है, तो बीम को क्या कर रहा है, नीचे लेके जा रहा है ना, तो क्या कर रहा है, सैड फेज बना रहा है, क्या कर रहा है, सैड फेज बना रहा है, यानी कि माइनस, यानी कि ये पॉइंट सी पे
जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो मोमेंट जो भी सी पे आएगा उसमें ये पार्ट नीचे जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या रहेगी, m/l इंटू l/2 ना, m/l इंटू l/2, तो क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, m/l इंटू l/2, तो हो जाएगा m/2, कितना हो जाएगा, m/2, ओके। और यहां से लेंगे तो आरबी ये क्या कर रहा है, बीम को क्या कर रहा है, सैड कर रहा है कि स्माइल करा रहा है, क्या करा रहा है, देखिए आप, ये क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। क्या कर रहा है ये, आरबी ऊपर लेकर जा रहा है, दैट मीन्स स्माइलिंग फेस, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसी पॉइंट के ऊपर हमारा जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे बनेगा, ये भी हो जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा। अब मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वही m/l इंटू l/2, तो हो जाएगा m/2, m/l इंटू l/2, तो हो जाएगा m/2, ठीक है। तो ये दोनों मिला के इस तरीके से बन जाएगा डायग्राम। तो इसका जो है शेप तो आपने देख लिया सामने किस तरीके से है, साथ ही साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी मुझे लिखना होगा, इसका मुझे मैग्नीट्यूड भी लिखना होगा। तो ये रहेगा इतना नेगेटिव और ये रहेगा पॉजिटिव, तो ये होगा मेरा एसएफडी और ये होगा मेरा बीएमडी, ठीक है। तो ठीक है, एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा था, इतना एनालिसिस करने का नहीं था, एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा था कि एक बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया है एक सिंपली सपोर्टेड बीम के, तो शेप उसका क्या होगा, सेंटर पे आपने अप्लाई किया तो उसका शेप तो रेक्टेंगुलर होगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप वहां पे एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंक्रीट, सीमेंट को फाइन ग्राइंड करने से क्या फायदा होगा। अब चार ऑप्शन है, अफेक्ट्स ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ, दूसरा कहता है अफेक्ट्स ओनली द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तीसरा अफेक्ट्स बोथ अर्ली डेवलपमेंट एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एंड चौथा है डज नॉट अफेक्ट एनी ऑफ द कंक्रीट स्ट्रेंथ, ठीक है। चार ऑप्शन दे दिया। अब देखिए, सीमेंट जब हमारी फैक्ट्री में बनती है, जब हमारी सीमेंट फैक्ट्री में बनती है, तो जैसे आपको मालूम है कि वो फ्यूज होता है, तो फ्यूज होने के बाद क्या निकलते हैं, क्लिंकर्स निकलते हैं, है कि नहीं। कैल्सीरियस मटेरियल, अर्जिलेसियस मटेरियल और सिलिशियस मटेरियल, तीन चीज होती है, तीनों मिलती है तो आपकी क्या बनती है, सीमेंट का क्लिंकर बनता है। अब इनको हम फैक्ट्री में ही क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद में क्या होता है, वो आपका सीमेंट फाइन हो जाती है, इस्तेमाल करने के लिए आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, फाइन ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट से क्या होगा। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं, इनका काम क्या है, हाइड्रेशन प्रोसेस में भाग लेना, है कि नहीं। हाइड्रेशन यानी कि सीमेंट के अंदर पानी डाला तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है और वो अपना काम करना शुरू करता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए आपको थोड़ा अलग एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि जूस बनाना है हमें, ठीक है, कोई चीज का जूस बनाना है कि नहीं, और उसके अंदर मुझे शक्कर डालनी है, क्या कोई जूस बना रहा हूं मैं, उसके अंदर मैं शक्कर डाल रहा हूँ, ठीक है। अब शक्कर हमारी देखा आपने ग्रैनुलर होती है, शक्कर ग्रैनुलर होती है। अब अगर उसके ग्रैनुल्स बड़े होंगे तो आपको ज्यादा स्टर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, उसको टाइम लगेगा मिक्स होने में, बराबर। और अगर पाउडर्ड फॉर्म में शक्कर है या बारीक शक्कर है, शुगर अगर आपका बहुत फाइन है और आप उसको मिक्स करोगे, जल्दी घुल जाएगी, जल्दी घुल जाएगी ना वो, क्योंकि वो फाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर शक्कर का काम क्या है, मिठास देने का है। मान के चलो अगर हमको कोई जैसे कि किसी ने कॉफी दिया, किसी ने कॉफी बना के दे दिया, पूछा कितना चमचा शक्कर, आपने कहा एक चमचा, देखिए एक चमचा उसने डाल के आपको कॉफी दे दिया, आपको स्पून भी दे दिया साथ में, आपने उसको स्टर नहीं किया सही से या थोड़ा स्टर किया, तो कॉफी पीने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा कि डिपॉजिट है शुगर का। लेकिन अगर वही शुगर अगर फाइन रहे तो क्या होगा, जल्द से वो घुल जाएगी। तो दोनों की मिठास में फर्क है ना भाई, जब शक्कर घुलेगी नहीं, कॉफी तो हमने पी लिया लेकिन शक्कर घुली नहीं तो मिठास कम लगेगी, लेकिन अगर प्रॉपर घुल गई तो मिठास बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे सीमेंट के साथ में भी, सीमेंट का पार्टिकल जितना फाइन होगा उतना जल्दी वो हाइड्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट
कर पाएगा, उतना जल्दी वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब सीमेंट का अल्टीमेट पर्पस क्या है? कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, लेकिन स्ट्रेंथ इंपार्ट करना। अब उसके अंदर जैसे आपने देखा, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है, तो उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, बोग्स कंपाउंड, BOGUE, बोग्स कंपाउंड। हाइड्रेशन प्रोसेस, पानी डालने के बाद में केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, तो कुछ बोग्स कंपाउंड बनते हैं, C3S, C2S, C3A, C4AF, ये 4 बोग्स कंपाउंड बनते हैं। सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना रोल है, जिसके अंदर, अच्छा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बता देना आप कि स्ट्रेंथ इंपार्ट करने के लिए कौन कौन से बोक्स कंपाउंड है। देखिए बोक्स कंपाउंड के नाम लिखता हूं मैं, थोड़ा सा मैं टॉपिक डाइवर्ट कर रहा हूं। C2S, पहले C3S लिखता हूं, C3S, हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का तरीका जरा अलग है इसके अंदर। और क्या है? C2S, C3A, और है C4AF। थोड़ा मुझे हाथ से लिखना पड़ेगा, C3S, C2S, C3A and C4A. These are all बोक्स कंपाउंड, जिसके अंदर से दोस्तों समराइज कर रहा हूं मैं। C3A का काम है सीमेंट के सेटिंग में। इसका काम क्या है? इसका काम है सेटिंग ऑफ सीमेंट। स्ट्रेंथ देता है ये, लेकिन नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ ना, ठीक है। और बचा मेरा दूसरा C3S एंड C2S, इनका काम क्या है? इनका काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या? स्ट्रेंथ। C3S और C2S क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ओके। और C4AF का कुछ ज्यादा अहम रोल नहीं है, तो उसको नेग्लिजिबल हम लोग गिनते हैं, ज्यादा इसका कोई अहम रोल नहीं है, ठीक है। तो C3S C2S स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, C3A सेटिंग ऑफ सीमेंट में ध्यान देता है, ठीक है। अब जब हम लोग सीमेंट फाइन ग्राइंड करते हैं, जब सीमेंट हम लोग फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, तो क्या होता है कि जब अगर फाइन ग्राइंड करोगे तो ये जो है ना, केमिकल रिएक्शन जल्दी होता है। C3S और C2S जो है ना, ये जल्दी एक्ट करना शुरू कर देते हैं। C3A तो खैर आपका क्या करता है, आपका सेटिंग में काम आता है, स्ट्रेंथ का उसका लेना देना नहीं है। यहाँ पर सारी की सारी बात जो है स्ट्रेंथ की चल रही है, देखो हर पॉइंट में स्ट्रेंथ 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 मेंशन्ड है। तो C3S और C2S की बात चल रही है। तो जब ये आपका सीमेंट फाइनली ग्राइंडेड रहता है, तो क्या होता है कि आपको वाटर का जो भी मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो आसानी से जो है ना रिएक्ट कर पाता है, तो स्ट्रेंथ जल्दी देता है, स्ट्रेंथ हमको जल्दी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो C3S और C2S पानी डालने के बाद शुरुआत में एक्टिव कौन होता है? सबसे पहले देखिए, अगर सीक्वेंस की भी बात करूंगा तो C4F को मैंने कहा कि इग्नोर करते हैं मैं, हाँ, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, C4F को वी आर इग्नोरिंग इट, ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, ज्यादा इसका कोई रोल नहीं। सबसे पहले पानी डालने के बाद भाई ये एक्ट करता है, सबसे नंबर 1 ये काम करना शुरू, तभी तो सीमेंट सेट होने लगती है। इसके बाद इनका काम आता है C3S, फिर बाद में काम आता है इनका C2S, ठीक है। तो जब आपका सीमेंट फाइन रहेगा तो मॉइस्चर उसको मिलेगा, तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ में C3S पहले एक्ट करने लगती है, ठीक है, स्ट्रेंथ आती है। फिर धीरे धीरे बाद में आप क्यूरिंग करते हो, पानी डालते हो, सब कुछ करते हो, तो धीरे धीरे जो है ना 7 दिन तक C3S एक्टिव रहता है। उसके बाद में क्या होता है, C2S आपका चालू होता है, और 28 दिन तक या साल भर तक धीरे धीरे स्ट्रेंथ आपको देता रहता है, ठीक है। तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है, फाइन ग्राइंड करने से अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है कि नहीं? अगर फाइन ग्राइंडिंग है, स्ट्रेंथ जल्दी मिल जाए। गेन करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा, अफेक्ट्स बोथ अर्ली डेवलपमेंट एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। नहीं, अर्ली डेवलपमेंट ही होगा, अल्टीमेट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और डज नॉट अफेक्ट तो पूरी तरह से रॉन्ग है, तो अफेक्ट्स ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ, ठीक है।
ये जो मैंने आप लोग को अभी बोक्स कंपाउंड बताया ना, मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से कॉन्क्रीट पढ़ाया दोस्तों, बहुत टाइम दिया मैंने, 8-9 लेक्चर लिया उसमें। इसमें से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट उसके अंदर क्या होगा, तो देखो C3A आपका जो है सीमेंट सेटिंग में काम आता है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर क्या रहेगा, C3A कंटेंट ज्यादा रहेगा, इसलिए जल्दी हार्ड स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेगा वो। क्विक सेटिंग सीमेंट मतलब, है कि नहीं, सॉरी रैपिड हार्डनिंग में C3S ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो जल्दी उसको हार्डनेस है, जल्दी स्ट्रेंथ गेन करना है। ठीक है, C3A का तो आपको सीमेंट को सेट करता है। रैपिड हार्डनिंग क्विक सेटिंग दोनों में फर्क है। क्विक सेटिंग का मतलब जल्दी हार्ड हो जाना, रैपिड हार्डनिंग का मतलब होता है कि जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये इसमें और भी सवाल बन रहे हैं, C3S और C2S में लो हीट सीमेंट, अगर मैंने पूछा कि लो हीट सीमेंट है, तो आप मुझे बताएं कि C3S और C2S में से किसका अमाउंट ज्यादा रहेगा लो हीट सीमेंट में, प्रोपोर्शन की अगर हम बात करेंगे। तो ये सब ये क्या CSH जेल है, CSH जेल है, CSH जेल, ठीक है ना, CSH जेल बनता है हमारा, तो इसके अंदर CSH जेल में C3S ज्यादा होगा कि C2S ज्यादा होगा लो हीट सीमेंट में, C2S ज्यादा आएगा बराबर, क्योंकि C3S वाला जो है जल्दी स्ट्रेंथ तो गेन करता है, लेकिन ये बहुत हीट रिलीज करता है। C2S जो है हीट कम रिलीज करता है, तो लो हीट सीमेंट के अंदर हमारा C2S कंटेंट ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकेट्स apparatus, विकेट्स apparatus इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। अभी मैंने पढ़ा दिया ना, जब आपको आया था ली चैटलियर वाला आया था, तो साउंडनेस के लिए था वो, तो सेटिंग मैंने बता दिया था ना, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन वहीं पे से, तो सेटिंग के लिए विकेट apparatus। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम मेनली कंसिस्ट ऑफ, स्लेक्ड लाइम में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्लेक्ड लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऐसे इससे जो मिलता जुलता क्वेश्चन आया था ना, कैल्शियम ऑक्साइड था, वो क्या था, वो क्वेश्चन क्या था, जहां पर हमने कहा था कि कैल्शियम ऑक्साइड है, क्वेश्चन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, अभी हमने पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले, अभी कंपेरेटिव स्टडी हो रही है हमारी अभी। क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम था क्या वो, ठीक है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी में डाला क्विक लाइम को, आपने देखा भी, क्विक लाइम को जब पानी में डालते हैं तो वो बिल्कुल वो बॉईल होता है ना पानी, वैसा वो रिएक्शन शुरू हो जाता है, इट रिलीजेस हीट, जो कंटेनर में आप इसको करते हो बिल्कुल गर्म हो जाता है, तो वो स्लेकिंग होता है, जब वो ये कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन उसका, तो बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, जो कि स्टेबल इन नेचर होता है। क्विक लाइम आपका वो हाईली रिएक्टिव होता है, और जो स्लेक लाइम होता है कि वो आपका वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बैकफिल के बारे में, द रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ हाइट h exerted by बैकफिल acts at, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में आप डायग्राम बना के बताता हूँ आपको, रिटेनिंग वॉल के बारे में है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया, रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है आपके जो है वॉल को अवे पुश करता है, बाहर की तरफ पुश करता है, इसको बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। अब एक एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल, एक वॉल है, हाइट उसकी h है, ठीक है, एक वॉल है, उसकी हाइट क्या है, h है, मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी शॉर्टकट मार देता हूँ, मैं यहाँ से इसका हाइट ही कम कर देता हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है, एक वॉल है जिसकी हाइट है से h, ये उन्होंने दिया है ना डायग्राम में, ये क्या कहा उन्होंने, हाइट h है, तो उसके ऊपर बैकफिल कहाँ एक्ट करेगा, बैकफिल यानी कि मिट्टी भर देना, इस तरह भर दिया, तो ये कौन से पॉइंट पे एक्ट करेगा, मैंने यहाँ पे तो ऐसे रफली यहाँ बना दी, तो कौन सी जगह पे एक्ट करेगा, तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है, ये जो इसका जो शेप होता है, इसका जो डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेप, कैसा, इस प्रकार से,
जो भी सॉइल की डेंसिटी होगी ना, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये जितनी एच है, तो ये नीचे का इसका वैल्यू क्या रहेगा, गामा इंटू एच। गामा इंटू एच, व्हाट इज गामा? गामा इज नथिंग बट यूनिट वेट ऑफ सॉइल, या जिसको डेंसिटी भी आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, तो ये होता है आपका। ठीक है, तो ये डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा, जब आपने मिट्टी कम भरी होगी ना, जब आपने मिट्टी कम भरी होगी, मान के चलो मेरी मिट्टी सिर्फ यहाँ तक है, मैंने अगर यहाँ तक मिट्टी भरी है, तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम मेरा फिर कुछ इस तरीके से बनेगा, इतना ही रहेगा वो। ठीक है, तो गामा एच कम होगा, जैसे जैसे मैं मिट्टी बढ़ाते चला जाऊंगा, गामा एच बढ़ता चला जाएगा। तो इसका शेप कैसा है, शेप आप देख रहे हैं, शेप ट्राइंगुलर इन नेचर है। तो इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राइंगल का किधर होता है, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होता है, ये बेस से 1/3 पे होता है ना, बेस से 1/3 पे होता है, वही 1/3 पे बेस से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या करेगा, ये आपका अर्थ प्रेशर एक्ट करेगा। ठीक है, इट एक्ट्स एट h/3। कहां पर काम करेगा ये, इट विल एक्ट एट h/3, सॉरी, कहाँ काम करेगा, h/3 पे, 1/3 ऑफ h। ठीक है, तो रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ हाइट h एक्सर्टेड बैकफिट एक्ट्स एट h/3 अबाउट द बेस, बेस से किधर 1/3 पे वो एक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसा ही ये डैम के लिए भी, अगर हाइड्रोलिक्स में अगर ये क्वेश्चन पूछता था, तो ये क्या होता था, अभी ये तो सॉइल है, ये सॉइल है ना यहाँ पे, तो मैं गामा एस लिख देता हूँ इसको, चलो, गामा सॉइल इंटू एच। अगर ये हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन होता था, डैम होता तो गामा डब्ल्यू इंटू एच कर देते थे हम लोग, इतना ही फर्क होता था, बाकी वहां पर भी यही एक्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉइल विल हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। देखा, आप लोग पेपर पैटर्न देख रहे हैं दोस्तों, कैसा आपको टेस्ट किया जा रहा है। इसके पहले क्या कहा था, लीस्ट लीस्ट वैल्यू ऑफ परमियाबिलिटी, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इसके पहले बोला था लीस्ट परमियाबिलिटी, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। समझ रहे मेरी बात? क्वेश्चन देखा आपने, लीस्ट वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी कहा था, आंसर वहां पर भी क्लियर था, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन यानी पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, स्टैक होता है, तो वो जो एंगल बनाता है, दैट इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या, सॉइल मैकेनिक्स में वी कॉल इट एज फाई। तो हमारे पास सॉइल जो मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको, एक सॉइल होती है सी, यानी कि कोहेसिव, सी सॉइल यानी कि कोहेसिव सॉइल। ठीक है, कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल की खासियत क्या है, इट हैज गॉट लीस्ट, या जीरो बोल सकते हैं, लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। हाँ, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं लिया, खाली एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिख दिया, एक ही बात है। दूसरा हमारा होता है फाई सॉइल्स, दूसरी हमारी होती है फाई सॉइल्स। व्हाट इज फाई सॉइल? फाई ऐसा सिंपल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज कोहेजनलेस सॉइल, इसको हम कहेंगे कोहेजन लेस। कोहेजन लेस यानी कि सैंडी, समझने के लिए, सैंडी सॉइल, क्या कहेंगे, सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल की खासियत क्या है मालूम, सैंडी सॉइल की खासियत, लीस्ट वैल्यू ऑफ कोहेजन, इनके अंदर कोहेजन बड़ा कम होता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ कोहेजन। समझ गए आप? कोहेसिव सॉइल यानी कि कोहेजन यानी कि आपस में चिपकना। जैसे कोहेजन का एग्जांपल आपको देता हूं मैं, ये घर में रोटी बनाना होता है, तो जो आटा होता है ना, आटा, आटा के अंदर पानी डालते हैं, तो क्या होता है, पानी डालने का जब उसको मिक्स करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर बॉन्डिंग होती है, आपस में एक दूसरे को चिपकते हैं ना, चिपचिपाहट होती है, एक बॉन्डिंग एजेंट, पानी एक बॉन्डिंग एजेंट का काम करता है, जो सबको मास को साथ में लेकर चलता है। वैसे मिक्स को क्या कहते हैं, कोहेसिव मिक्स। ठीक है,
उसको बोलते हैं कोहेजिव मिक्स। दूसरा का कोहेजनलेस या सॉइल। अब सैंड होती है, सैंड, रेती, रेत आपने देखी है ना, रेत, रेत जो होती है इनके अंदर, इनको आप स्टैक करोगे एक जगह स्टैक तो हो जाएंगे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन उनका बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उनके कोहेजन बहुत कम होता है, कोहेजन उनके अंदर बहुत होता है, आपस में वो जो जुड़ते नहीं एक दूसरे के साथ, लेकिन उनके अंदर वो जो चिपचिपाहट चाहिए होती है वो बॉन्डिंग नहीं होती है। तो फायर सॉइल हमारी यानी कि कोहेजनलेस सॉइल, सैंडी सॉइल, ग्रेवल, ये सब फायर सॉइल है। कोहेसिव सॉइल आपका क्ले टाइप की सॉइल। ठीक है, तो क्या कहा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉइल विल हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो ग्रेवल, देखिए अभी देखो, इसको एक एक समझते, नीचे से चलते। ग्रेवल, ग्रेवल तो सैंड से भी बड़ा है भाई, सैंड के साइज से भी बड़ा होता है ना ग्रेवल का साइज। तो ये तो आपका कोहेजन लेग कैटेगरी में आया, इसमें अच्छी खासी, इसमें तो इसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अच्छा खासा होता है कि नहीं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अच्छा खासा होता है, ग्रेवल तो नहीं होगा। दूसरा कहा लूज एंड डेंस, लूज एंड डेंस सॉइल। ठीक है, तो यहां पर कुछ हद तक हम बोल सकते हैं, कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर, लेकिन ये लूजनेस और डेंसनेस का सॉइल की प्रॉपर्टी का नहीं पता चलता। लूजनेस और डेंसनेस से क्या पता चलता है, एयर वॉइड का पता लगता है, ठीक है नहीं। लूज सॉइल है, उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, थोड़ा आपने उसको रैमिंग कर दिया, डेंस हो जाएगा, परमेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि आपने एयर वॉइड थोड़े से निकाल दिए। तो लूज और डेंस सॉइल ये आपके कोई ऐसा सॉइल के टाइप में नहीं आता, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का भी इससे ज्यादा लेना देना नहीं होगा। सैंड को आप कितना भी डेंसली पैक कर दो, कितना भी डेंसली पैक कर दो, उनके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आती है, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं हम लोग क्ले की। तो क्ले के बारे में जैसा मैंने बताया, क्ले क्या है, क्ले इज अ कोहेसिव सॉइल, क्ले इज अ कोहेसिव सॉइल, इसकी हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इसलिए उसको जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू उसकी सबसे कम होती है। ठीक है, जब आप एनवेलप बनाते हो, सी सॉइल का जब डायग्राम बनाओगे ना तो कुछ इस तरीके से होता है, मोर सर्कल जब बनाते हैं हम लोग, तो वो डायग्राम में कुछ इस तरीके से होता है। सी सॉइल बिल्कुल ऐसे फ्लैट होती है क्ले सॉइल का, इसके अंदर कोई भी आपस में जो है ना एंगल वगैरह नहीं होता, ठीक है। वेरएज फाई सॉइल का डायग्राम बनाएंगे, फाई सॉइल का अगर हम बनाते हैं ऐसा भी निकलता है। और कुछ सॉइल जो सी और फाई दोनों की मिक्सचर की होती है, कुछ सॉइल हमारी ऐसी तो सी और फाई दोनों के मिक्सचर की होती है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो है ये ना ये एंगल, ये कुछ यहां से निकलता है, यानी कुछ अमाउंट सी का भी है और कुछ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी है, इस टाइप का भी हमारा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लेट लोड टेस्ट इज डन। प्लेट लोड टेस्ट, हम लोग एक टेस्ट है सॉइल मैकेनिक्स से, प्लेट लोड टेस्ट क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या पता करने के लिए, डेंसिटी ऑफ सॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल और परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो प्लेट लोड टेस्ट बेसिकली दोस्तों आपकी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के लिए दूसरे दूसरे टेस्ट है ना, लिमिटेड हेड, ये वेरिएबल हेड, और लिमिटेड हेड, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी। तो प्लेट लोड टेस्ट से वो नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ सॉइल के लिए भी नहीं है ना, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर वगैरह निकालने के लिए। बेसिकली प्लेट लोड टेस्ट हमारा जो होता है सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए होता है, ठीक है ना, कि वो लोड कितना ले सकती है। सिंपल है ये यानी इसको प्लेट लोड टेस्ट का आप मैकेनिज्म समझना है तो समझ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेट लोड टेस्ट इज दैट एसिमिलेशन ऑफ फाउंडेशन, हमारा जो होता है ना बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है हमने किसी स्टार्टअप पे रख दिया, उसके ऊपर लोड आता है, तो फुटिंग क्या करता है, लोड को ट्रांसमिट करता है, ठीक है नहीं। तो उसको कैलकुलेट करने का हमारा तरीका प्लेट लोड टेस्ट है। प्लेट लोड टेस्ट बेसिकली वही है कि ये समझो मेरा फुटिंग है और इसके ऊपर मैंने कुछ कॉलम वगैरह कुछ ऐसा लोड लगा रखा है, तो ये कितना लोड बियर कर सकता है, क्या कितना लोड ये बियर कर सकता है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेट लोड टेस्ट ना। तो ये बिल्डिंग का कॉलम है अगर समझो, ये क्या करेगा, इस तरीके से जो लोड आएगा, ये जो भी नेचुरल ग्राउंड होगी नीचे, जो भी नीचे नेचुरल ग्राउंड होगी वहां पर क्या करेगा ये, ठीक है नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्ट करेगा। तो ये हम देखते हैं कि भाई ये सॉइल कितना लोड कैरी कर सकती है,
सॉइल कितना कैरी करता है। तो प्लेट लोड टेस्ट भी बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर भी मेटल की बड़ी बड़ी प्लेट्स हुआ करती है, उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं। लोड अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि सॉइल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है, कितना लोड लेती है। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला दोस्तों बहुत सिंपल है। बेरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, लोड कैरिंग। तो स्ट्रेस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस में हम बात करते हैं, हम लोग किसमें बात करते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का तो फॉर्मूला बहुत आसान है। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या, लोड अपॉन एरिया। क्या है, लोड डिवाइड बाय एरिया, है कि नहीं। लोड डिवाइड बाय एरिया इज नथिंग बट स्ट्रेस। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। यानी एक प्लेट का साइज होगा वो फिक्स होगा, प्लेट का साइज फिक्स होगा। एक मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल एक प्लेट है 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो एरिया तो फिक्स हो गई, एरिया तो फिक्स हो गई। अब आप लोड कम दोगे, स्ट्रेस कम आएगा, लोड ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा आएगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जहां पे जिस सॉइल के ऊपर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वो कहाँ तक लोड बगैर डिफॉर्म हुए लोड ले रही है। जब तक वो डिफॉर्म नहीं हो रही, अपनी जगह सिंक नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, कहीं अपनी जगह से मिस पोजिशन नहीं हो रही है, तब तक उसकी वैल्यू तो ठीक है। लेकिन जिस एक पर्टिकुलर स्टेज आएगा जहां पर वो जो है पेनिट्रेट होने लगेगी, फेल होने लगेगी, तो वही जो वैल्यू होगी वो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी होगी। दैट विल बी द बेरिंग कैपेसिटी, बियॉन्ड विच इट कैन नॉट टेक लोड, उसको हम बोलते हैं बेरिंग कैपेसिटी। तो प्लेट लोड टेस्ट किसके लिए होता है, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए होता है, ठीक है।